आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये समझने के लिए हमें पहले परमाणु समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणुओं का होता है। तो हम पहले परमाणु को समझेंगे। परमाणु परमाणु तीन चीजों से मिलकर बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो परमाणु होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक बोलते हैं। नाभिक, नाभिक मतलब केंद्र। तुमने समझ लिया जो परमाणु है वो तीन चीजों से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन, विन्यास से मतलब उनका वितरण, उनका बंटवारा विभिन्न कक्षाओं में। जैसे हम समझते हैं ये कोई परमाणु है, इसका यहाँ पे नाभिक है, नाभिक और विभिन्न कक्षाएं। किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाएं हो सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 कक्षा या कोश, कक्षा या कोश। कक्षाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, एक से लेकर अनंत तक। के, एल, एम, एन। पहली कक्षा के लिए के, दूसरी के लिए एल, तीसरी के लिए एम, चौथी के लिए 4। ऐसी बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। एक परमाणु के पास बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। तुमने समझ लिया जो नाभिक है वो किसी परमाणु के केंद्र में स्थित रहेगा। कहाँ स्थित रहेगा? केंद्र में। और किससे मिलकर बना होगा? P प्लस N। नाभिक जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा और किसी परमाणु के केंद्र में रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों का ये जो घूमना है यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम समझेंगे कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता कैसे है। हमने समझ लिया है परमाणु तीन चीजों से मिलकर बनता है: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक बनाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में घूमना यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब ये कोश या कक्षा किसी भी परमाणु की बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं। अब इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये हमें देखना है। तो एक सूत्र होता है 2n²। n से मतलब यहाँ कक्षा, यानी कि 2 कक्षा का स्क्वायर। जैसे हमें पता करना है कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकते हैं। तो बस 2 गुना यहाँ पे k का स्क्वायर, 2 गुना k का मान है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 गुना 1 बराबर 2। हमने देख लिया है जो हमारी पहली कक्षा है के, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? अधिकतम 2। इसका मान हो गया इलेक्ट्रॉनों का। इसका में ये मतलब हो गया है जो पहली कक्षा है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। अगर हम बनाएं
ये नाभिक और ये पहली कक्षा के। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एक ये है आपका इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में नहीं हो सकते। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी भी कक्षा में या कोश में, कोश और कक्षा एक ही बात है, किसी भी कक्षा या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? उसके लिए एक सूत्र हो जाएगा 2n²। 2 से मतलब 2, n से मतलब कक्षा का वर्ग। जैसे हमें पता करना है कि क्लास 2 या कक्षा 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2 गुना l का स्क्वायर, l का मान 2 है, तो 2 गुना 2 का 2, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दूसरी कक्षा में, कक्षा 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। इसी प्रकार से हम किसी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं कि उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। किस सूत्र की मदद से? 2n²। n यहाँ कक्षा, n बराबर कक्षा। इससे हम किसी भी कक्षा का मान निकाल सकते हैं कि उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे हमें पता करना है कि हमारी जो 4th कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 2 गुना n मतलब 4 कक्षा का स्क्वायर, 2 गुना 4 का स्क्वायर, 2 गुना 16 32। तो जो हमारी चौथी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी है? चौथी कक्षा के लिए, 4th कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 32। 2n²। n जहाँ कक्षा है, n जहाँ कक्षा या कोश है। इस सूत्र से हम किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब वो कक्षा चाहे 20वीं हो, 50वीं हो, चाहे 100वीं कक्षा हो, किसी भी कक्षा का मान हम निकाल सकते हैं इस सूत्र की मदद से। जो हम किसी भी कक्षा में ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हमने समझ लिया है जो परमाणु होता है उसमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। इस सूत्र की सहायता से हमने समझ लिया कि किसी भी क्लास में हम निकाल सकते हैं। अब ये जो कक्षा होती है ये उपकोषों से मिलकर बनती है। कक्षा उपकोषों से मिलकर बनती है। कोश या कक्षा उपकोषों से मिलकर बनती है। अब उपकोष क्या होता है? उपकोष SPDF, उपकोष जो होते हैं वो SPDF के रूप में होते हैं। अब हमें एक चीज और समझना है यहाँ पे, किसी कोष में उपकोषों की कुल कितनी संख्या होगी। तो कोई भी कोष हो, कोई भी कक्षा हो, उसमें उपकोषों की कुल संख्या उस कोष की संख्या के बराबर होगी। जैसे हम लेते हैं ये कक्षा 2 है हमारे पास, तो जो कक्षा 2 है उसमें टोटल जो है उपकोष की संख्या कितनी होगी, तो वो 2 ही होगी। कक्षा 3 है उसमें टोटल उपकोष कितने होंगे, तो वो उसके संख्या के बराबर ही होंगे जितनी उसकी संख्या है। तो कितनी संख्या है? 3। इससे मतलब हो गया जो क्लास 3 है, कक्षा 3 है या कोष 3 है, उसमें जो टोटल उपकोष होंगे उनकी संख्या 3 होगी। ऐसे ही जो क्लास 4 है उसमें टोटल उपकोष की संख्या 4 होगी। देखते हैं कैसे। जैसे क्लास 1 है तो इसके लिए उपकोष की संख्या
उपकोष की संख्या, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, केवल एस उपकोष में। तो पहली कक्षा में केवल एस उपकोष, ओनली 1 सब एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, केवल एक उपकोष, इसका नाम है एस। अब इसमें देखते हैं कक्षा 2 में इसमें कितने उपकोष आ सकते हैं, क्योंकि इसका मान 2 है तो इसमें 2 उपकोष आ सकते हैं। कौन कौन से, एक एस और एक पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरे हो गए इसके, क्योंकि हमने समझ लिया है एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। और ये क्या है, एसपीडीएफ क्या है, उपकोष है, इसमें ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और हमने एक और चीज समझ लिया, किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उस कोष की संख्या के बराबर होती है। जैसे हमें पता करना है कि अगर हमारे पास 50वीं कक्षा है, 50वीं कक्षा है, तो उसमें टोटल उपकोषों की संख्या कितनी होगी, तो वो टोटल उसमें कितनी रहेगी, 50 ही रहेगी। 50 उपकोष उसमें होंगे। जैसे कि जो कक्षा 1 है या कोष 1 है उसमें केवल एक उपकोष है, ऐसे ही यहाँ पे हमने देख लिया sp2, क्योंकि ये दूसरी कक्षा है। तीसरी के लिए s, p और d, एक ये 2 3 उपकोष हो रहे हैं। जो तीसरी कक्षा है उसमें टोटल उपकोष कितने हैं, 3, क्योंकि उसका कितना है 3। तो किसी भी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उस संख्या के, उस कोष की संख्या के बराबर होती है, ये हमने समझ लिया है। जैसे 4 है, कक्षा 4 है, कोष 4 है, इसमें टोटल अगर हम बात करें इसके लिए, टोटल उपकोष कितने होंगे, तो इसके लिए टोटल उपकोष 4 होंगे। अब कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, यहाँ पे 14 और ये मिला के 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने समझ लिया है जो कोष होता है वो उपकोषों से मिलकर बनता है। जो कोष होता है उपकोषों से मिलकर बनता है, और कितने उसमें उपकोष होते हैं, जितनी उसकी संख्या होती है। अगर पहली संख्या है तो केवल उसमें एक उपकोष होगा। उपकोष किसके रूप में होंगे, एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इसके रूप में उपकोष होंगे। हमने समझ लिया है जो कोष है वो उपकोषों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो उपकोष है ये कक्षकों से मिलकर बनते हैं। जैसे एस उपकोष है वो एक कक्षक से मिलकर बनेगा। पी में 3 कक्षक होंगे, कक्षकों को ऑर्बिटल बोलते हैं। कक्षकों को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कक्षक। पी में 3 कक्षक हैं, डी में 1 2 3 4 5 कक्षक हैं, और एफ में 7 1 2 3 4 5 6 7। एफ में कितने कक्षक हैं, एस में 1 कक्षक है, कक्षक मतलब खाने। पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जिनकी स्पिन ऊपर नीचे होनी चाहिए इस हिसाब से। तो 1 में 2, तो 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, फिर से वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब 1 में 2 हैं तो यहाँ पे 2 2 2 2, तो पी में कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे ये डी है 2 10, ये एफ
एफ कक्षक है, एफ में 2, इसमें 14। हमने देख लिया था जो एफ उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का भराव हो जाएगा कक्षकों में। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, जो एस उपकोष है उसमें एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। ये जो कक्षक होते हैं ये एम दर्शाते हैं। एम मतलब मुख्य है, एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। जब क्वांटम संख्या ही आएगा तब पढ़ा दिया जाएगा। और उपकोष होता है एल मतलब दिंगसी क्वांटम संख्या, दिंगसी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो हमने समझ लिया है जो कोष है, कोष मतलब कक्षा KLMN गैस डैश उपकोषों से मिलकर बनता है और जितने उसके नंबर होते हैं उतने उसमें उपकोष आ जाते हैं। और ये जो उपकोष है ये कक्षकों से मिलकर बनता है। जैसे एस कक्षक है उसमें केवल जो एस उपकोष है उसमें केवल एक कक्षक होगा, ई में 3, डी में 5, एस में 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दुगनी हो जाएगी। जितने वो है तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने सब ये समझ लिया। अब इन इलेक्ट्रॉनों का भराव कैसे होता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे है, वो होता है ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार। ऑफ-बाउ का मतलब जर्मन भाषा का ये एक शब्द है जिसका मतलब है निर्माण करना या रचना करना, ऑफ-बाउ से मतलब है रचना करना। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम से भिन्न भिन्न ऑर्बिटलों मतलब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो भिन्न भिन्न जो ऊर्जा होती है, पहले कम ऊर्जा वाला भरेगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो कक्षक पहले भरेगा। उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक, उसके बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला कक्षक इस नियम के अनुसार भरेगा। जिसकी ऊर्जा सबसे कम है वो सबसे पहले भरेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, जिसकी थोड़ी उससे ज्यादा है वो सेकंड नंबर पे, थर्ड, ऐसे ही जिसकी सबसे ज्यादा है ऊर्जा वो सबसे बाद में इस नियम के अनुसार भरेगा। तो देखते हैं कैसे। पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा इन सब से 1s की कम है। उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p और उसके बाद 4s। 3d में नहीं आएगा क्योंकि 3d की जो ऊर्जा है वो 4s की ऊर्जा से ज्यादा है। तो इसीलिए अगर बात करें हम 3d की जो ऊर्जा है वो 4s की ऊर्जा से ज्यादा है। 3d की ऊर्जा 4s की ऊर्जा से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां प्रवेश करेगा, 4s में प्रवेश करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा तो पहले 4s पूरा होगा, उसके बाद जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तब 3d क्लास जो है, कक्षा जो है वो ओपन होगी और इसमें भरने शुरू हो जाएंगे 3d कक्षक में। उसके बाद 4p 5s, ऐसे ये नियम चलता रहेगा। हम इसको समझ लेते हैं। अब स्टॉप करिए भाई जरा। हमने समझ लिया है ऑफ-बाउ नियम के अनुसार पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कक्षक में प्रवेश करेगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 3d में ना जाके 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा 3d वाले से कम है और ये नियम यही कहता है जिसकी ऊर्जा कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं जो 1 है उस जो 1s है या s जो होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो s p में 6, s में फिर से 2, p में 6 और s में 2 और d में कितने होते हैं, d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। तो इसके अनुसार हम अब बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम बनाते हैं, हमारे पास ये कोई साथ है, परमाणु क्रमांक किसी तत्व का साथ है
उसको बना के देखते हैं इस नियम के अनुसार। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s2, 2 पूरे बचे, यहाँ से 2 पूरे, यहाँ से 5 बचा हुआ है अभी, तो ये ओपन हो जाएगा 2s2, 4 हो गए, बचा अभी इसके बाद 2p3, क्योंकि यहाँ से जब 3 बच गए थे, जब 2 यहाँ आ गए थे, तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 और 3 7। ये कोई भी तत्व है वो, जैसे नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 8 वाले का करके देखते हैं। कोई भी तत्व है हमारे पास जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 है, इस अनुसार उसको भरते हैं 1s2, फिर 2s2, 2p, 2 2 4, यहाँ से बचा हुआ कितना है अभी 4, क्योंकि इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब देखते हैं 10, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 6, ये हो गया नियोन। अब करके देखते हैं हम। ये हमारे पास कोई है 11 इस नियम के अनुसार, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10। अब यहाँ पे 10 पूरे हो गए, इसमें से एक बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ है तो आगे बढ़ जाएगा इस नियम के अनुसार, तो आगे बढ़ जाएगा तो 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ऐसे ही हम लेते हैं 15 का करके देखते हैं। 15 जिसमें का भी होगा, फास्फोरस का होता है, ये सोडियम का होता है। 1s2, 2s2 आएगा, इसके बाद 2p6, 10, 3s2, 10 और 2 12, यहाँ पे भी 3 बचा हुआ है, 15 में से 12 जाके 3 बचा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 3p कितना बचा हुआ था, 10 और 2 12 और 3 15, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 20 जिसका भी होगा, कैल्शियम का होता है। पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, 10 पूरे हो गए, उसके बाद 3s2 में जाएंगे, उसके बाद 3p में जाएंगे, 10 और 2 12 और 6 18, यहाँ पे 18 पूरे हो गए हैं, और अभी भी यहाँ से 2 बचे हुए हैं, 20 में से 2 बचे हुए हैं। तो अब जो है 3d में ना जाके कहाँ जाने पड़ेगा, 4s में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 4s में। 4s में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि 3d की ऊर्जा 4s की ऊर्जा से ज़्यादा है। तो कितना बचा हुआ है, 2। ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक जिसका 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम के अनुसार। अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 21 के लिए। अगर कोई हमारे पास 21 है तो क्या होगा, 1s2, उसके बाद 2s2 में जाएंगे, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, इसके बाद यहाँ पे ना जाके यहाँ पे आना है पहले 4s2, 10 और 2 12, 6 18, 2 20, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, 3d1, यानी कि 3d1, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम थी, इसकी ऊर्जा ज़्यादा थी। ये जो
इलेक्ट्रॉन बाद वाला है 21वां इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D1 में प्रवेश किया है। इसके कुछ अपवाद हैं नियम के, बस क्रोमियम और भी बहुत सारे अपवाद भी हैं इसके नियम के। अगर हमको 30 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास करने हैं तो उसमें क्रोमियम और कॉपर, यहाँ पे इस पे ये अपवाद है नियम के। देखते हैं इनका कैसे। 24 होता है 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए इस नियम के अनुसार, पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3s1 और 3d5 इसमें हमको लेना पड़ेगा, ये इसका एग्जेप्शन अपवाद है। ऐसे ही यहाँ पे 29 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए था पर नहीं होगा, 4s1 करेंगे और 3d10 हमको इसमें लेना पड़ेगा। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिनको हम नहीं कर सकते, बाकी है नियम बहुत हद तक 118 तत्वों पर लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं।